एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ दिसंबर 2023 की एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के साथ आज डील करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स और इंडेक्स रैंकिंग्स जो भी इस लास्ट मंथ न्यूज़ में रही हैं वो कवर करते हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी 5 कैटेगरीज हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हो। लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे सारी वीडियोस के, प्लेलिस्ट के। तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट प्लेलिस्ट और जितने भी सेशंस हैं आप सारे देख सकते हो, राइट। रही बात इन सेशंस के पीडीएफ की, तो एक कंबाइंड पीडीएफ आपको perchumclasses.in पर मिल जाएगी। 6 के 6 कैटेगरीज की एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ, और पीडीएफ बैंक और करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन जो कि आपने परचम ऐप से लिया होगा, वहां पर हर एक क्लास का पीडीएफ भी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे सेशन होता है वैसे वैसे ऐड होता जाता है। ठीक है, चलिए। नया साल आ गया है, अब नए साल में नया करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जनवरी टू दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो अब इस कमिंग ईयर के, तो आप ये न्यू सीए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर सारी पीडीएफ, सारे करंट अफेयर्स की डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ्स, ईयरली, सारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर दिसंबर 2023 का जो करंट अफेयर है, सिर्फ दिसंबर 2023 मंथ का, वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है एज ए न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम परचम क्लासेस। ओके देन, लेट्स बिगिन फर्स्ट विद इंटरनेशनल न्यूज। क्या कुछ चल रहा है इंटरनेशनली, चलिए देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कुछ कौन कहीं प्राइम मिनिस्टर बना है, कौन जो प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर जेवियर माइली sworn in as अर्जेंटीना's प्रेसिडेंट, तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क। फिर उसके बाद चेयरमैन अपॉइंट किया गया है यूएई के मोहम्मद अल रामसी को, चेयरमैन ऑफ WRC23, बेसिकली वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? मोहम्मद अल रामसी। एनरी राजुलिना इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मडागास्कर। सो मडागास्कर के कौन प्रेसिडेंट, अर्जेंटीना के कौन, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यूएन चीफ अपॉइंट्स, आप ये नाम देख सकते हो, सिग्रिड काग एज सीनियर ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर फॉर गाजा। तो यूएन चीफ ने अपॉइंट किया है सिग्रिड काग को एज सीनियर ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर गाजा के लिए। फिर उसके बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, इजराइल ने अपॉइंट किया है रुवेन अजार को एज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। संतोष झा जो है एज्यूम्स रोल एज इंडियाज न्यू एनवॉय टू श्रीलंका। तो संतोष झा ने श्रीलंका में भारत के नए दूत के रूप में भूमिका निभाई है, तो नाम ध्यान में रखिएगा, संतोष झा। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज उमा शेखर को इलेक्ट किया गया है टू गवर्निंग काउंसिल ऑफ UNIDROIT. Now, what is the full form of it? It is an international institute for unification of private law. So, इंडिया की उमा शेखर जी को अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ इट। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर 65 मेंबर स्टेट्स हैं फ्रॉम द 5 कॉन्टिनेंट्स। समीर शाह, न्यू चेयरमैन ऑफ बीबीसी। बीबीसी की फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये किसको रिप्लेस करेंगे? रिचर्ड शाह। आगे बढ़ते हैं। होस्ट ऑफ एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर, कौन होस्ट करेगा? रियाद। सो सऊदी अरेबिया ने ये बिड जीती है, and Saudi Arabia has won the right to host the Expo 2030 World Fair. ये जो एक्सपो है ये ऑर्गेनाइज की जाएगी रियाद के अंदर बिटवीन अक्टूबर 2030 एंड मार्च 2031। ठीक है जी। ओपेक, अंगोला ओपेक को लीव कर चुका है। अंगोला इज लीविंग ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1 जनवरी 2024 से इट इज कमिंग इनटू इफेक्ट, मतलब अब दे हैव लेफ्ट। इससे पहले यूके डॉट ने 2020 में एग्जिट लिया और कतर ने 2019 में एग्जिट लिया। अंगोला ने ज्वाइन किया था ओपेक को 2007 में। ओपेक वॉज फाउंडेड इन 1960 बाय सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुला, ईरान एंड इराक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेना, ऑस्ट्रिया के अंदर।
इंडिया को री इलेक्ट किया, भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप जैसे हिंदी में बोलते हैं परिषद के लिए फिर से चुना गया है. सो इंडिया री इलेक्टेड टू IMO काउंसिल. 33rd असेंबली जो IMO काउंसिल की हुई वो कहाँ हुई? IMO को हेडक्वार्टर लंदन के अंदर. आप मुझे मत बताओ, चलो मैं ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, नहीं तो मैं आपसे पूछती कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ. फिर सोचा कि चलो हम वही बता देते हैं. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड 17th of March 1948 को, एंड इट वाज मेड बाय एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस? जिनेवा कॉन्फ्रेंस. हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन के अंदर. कितने मेंबर्स हैं? 175. और कितने एसोसिएट मेंबर्स हैं? 3. इंडिया ने ज्वाइन किया था IMO को इन 1959, ओनली इन द ईयर 1959. आगे चलते हैं. इंडिया टू एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना. सो बेसिकली इंडिया इज अबाउट टू मेक दिस वेरी इंपॉर्टेंट मूव. कैसे? बाय गेटिंग द राइट्स टू एक्सप्लोर, टू डेवलप जो लिथियम रिसोर्सेज है ना अर्जेंटीना में, वो लिथियम एक बहुत ही क्रूशियल मिनरल है जो कि यूज किया जाता है इन बैटरीज, स्पेशली जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए. सो ये जो पूरी डील है, आप ये देख सकते हो, इंडिया इज पॉइज्ड टू सिक्योर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट राइट्स फॉर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना. राइट. तो यहां पर ये जो डील है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन. और ये किसके बीच में हुई? एक तरफ अर्जेंटीना की जो स्टेट ओन माइनिंग एनर्जी कंपनी है और हमारी तरफ से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड. ये जो डील है ये एक आप लगा लो दिस इज सेकेंड टाइम. इससे पहले जो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके एक पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई थी 2022 में. अच्छा हाँ, लिथियम ट्रायंगल अगर आपको पूछा जाए ना कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ABC ध्यान में रख लेना. A से अर्जेंटीना, B से बोलिविया और C से चिली. सो इनको they together form this lithium triangle, currently the 4th largest producer. So it has the world's 3rd largest lithium reserves. तो आप ये ध्यान में रख सकते हो. अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया मेक्स दिस लिथियम ट्रायंगल. और अगर आपको पता ना चले कौन सी कंट्री, कभी भूल जाओ लिथियम ट्रायंगल में कौन सी आती है? ABC. एज सिंपल एज दैट. इंडिया और रशिया ने साइन किया है कुंदनकुलम प्लांट एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर पावर सप्लाई. ये लेट्स टॉक अबाउट इट. राइट. सो द फर्स्ट power unit of Kundankulam nuclear power plant in India, it has been continuously working 2016 से. राइट. इट हैज बीन ऑपरेशनल. 1000 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट करता है ये जो KNPP कुंदनकुलम प्लांट एग्रीमेंट है, इट इज बीइंग बिल्ड कहां पर? तमिलनाडु के अंदर. किसकी टेक्निकल असिस्टेंस के साथ? रशिया की. ठीक है जी. तो ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है. 6 यूनिट्स जो है, एक बार अगर ये once the 6 units of KNPP are commissioned, टोटल कैपेसिटी पावर प्लांट की कितनी हो जाएगी? 6000 मेगावाट. सो ये जितनी भी यूनिट्स हैं, ऑल द यूनिट्स ऑफ KNPP, इट विल बी कंप्लीटेड इन 2027. SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर टारगेटिंग इट 2024 के लिए, तो SSC जनरल अवेयरनेस के लिए परचम क्लासेस आपके लिए बैच लेकर आ गया है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, हर एक चीज को डिटेल में यहाँ पर कवर करवाया जाएगा. रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएगी, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होगी. कोई डाउट हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होंगे फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. 10 मॉक पेपर्स भी मिलेंगे करने के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी डिटेल डिस्कशन होगी. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप परचम क्लासेस पे कांटेक्ट कर सकते हो. ये नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो, ये ID है. यहाँ पर भी आप अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो डाल सकते हो, पूछ सकते हो इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट. ठीक है. ग्रीन सिटी ऑन आसाम बॉर्डर. तो यहां पर ना भूटान ने अनाउंस किया है अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, दैट इज गेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. आपके पास सवाल आएगा कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किसने अनाउंस किया है? तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, भूटान ने. सो भूटान के किंग ने अनाउंस किए हैं प्लान्स फॉर अ लार्ज इंटरनेशनल सिटी जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगी अलोंग द बॉर्डर विद असम. ये सिटी क्यों बनाई जा रही है? इसका मकसद क्या है? इस सिटी का एम क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट करना, जो कि साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करेगी वाया थ्रू दिस इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. और ये डेवलपमेंट जो है इसके अंदर फ्रॉम इंडिया टू गेलेपू, इट इंक्लूड्स बिल्डिंग अ रेलवे लाइन, रोड्स इंप्रूव करेंगे, ट्रेडिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश करेंगे, राइट. और
कंट्रीज लाइक थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, म्यांमार के साथ इट विल क्रिएट कनेक्शंस ऑल्सो। तो इंडिया ने भी प्लेज किया है कि भैया हम भी सपोर्ट करेंगे फॉर दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करना हो, कनेक्टिंग द बॉर्डर टाउन्स हो विद द रेलवेज, सो यू विल असिस्ट इन भूटान्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कनेक्ट करेगा साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या होगा वो बताया, और इंडिया पूरा कमिटेड है टू इम्प्रूव दीज रोड्स, टू कनेक्ट दीज बॉर्डर्स एंड टू सपोर्ट भूटान्स डेवलपमेंट। नोमा डिसीज को ऐड किया गया है टू WHO's लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज, NTDs, राइट। नोमा को और क्या बोला जाता है? कैंक्रियम ऑरिस। ये 3 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं पुअर कम्युनिटीज में, सबसे ज्यादा उनको ये डिसीज अफेक्ट करती है, और ये कॉज होती है बाय बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन माउथ। तो जैसे कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर फेशियल डिसफिगरमेंट होगी, जॉ मसल्स में यू विल सी चेंजेस, राइट, स्पीच प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। सो दीज आर दी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस जो सर्वाइवर्स फेस करते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है आपका प्रोजेक्ट प्रयास। पहली बात तो ये प्रोजेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है? IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो पता चल गया है कि कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड है यहाँ पर। प्रयास जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा? ये इंडियन वर्कर्स को, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा if you want to go abroad, right? So in migrating abroad in a safe and organized manner, तो इसके लिए असिस्ट करेगा ये। प्रयास की फुल फॉर्म क्या है? Promoting regular assisted migration for youth and skilled professionals. It was launched in partnership with Ministry of External Affairs. इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। फर्दर मोर ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? इट विल ब्रिंग टुगेदर स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स, इंश्योरिंग कि जो माइग्रेशन प्रोसेस है ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स वो बहुत ही सिक्योर हो, ऑर्डरली हो, वेल मैनेज्ड हो, राइट। सो इट इज वन ऑफ द अर्ली एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन, टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट रीजनल इनिशिएटिव्स, ताकि इंटरनेशनल माइग्रेशन और रिलायबल हो और बेनिफिशियल भी हो फॉर दी माइग्रेट्स। तो एक वेल मैनेज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन हो, ये आता है प्रोजेक्ट प्रयास। चलिए, NMCG launched Global River Cities Alliance at United Nations Climate Change Conference in Dubai. गंगा रिवर सिटी अलायंस एक कोलैबोरेशन है जिसके अंदर 275 रिवर सिटीज आती हैं अक्रॉस 11 कंट्रीज, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज, नॉलेज पार्टनर्स, ये सब। तो ये पहला अलायंस है, मतलब इट इज द फर्स्ट अलायंस ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। अगर मैं बात करूं, जो रिवर सिटीज अलायंस है ना, ये 2021 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, जिसका गोल था प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सिटीज जो कि रिवर साइड पे हैं। 2011 में, अब आपको आगे लेकर चलती हूं, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इट वाज ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। मैं बात कर रही हूं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये सर्व करती है इट सर्व्ड एज implementing body of National Ganga River Basin Authority established under Environment Protection Act 1986. So it acted as the implementation arm of this authority. फिर उसके बाद 2016 के अंदर ये जो अथॉरिटी है इसको डिसॉल्व कर दिया गया एंड नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा इट टुक प्लेस, राइट। सो दिस काउंसिल इसने अपने एफर्ट्स पूरे जारी रखे टू रिविटलाइज, टू प्रोटेक्ट एंड टू मैनेज गंगा रिवर। सॉर्टेड है। चलिए आगे चलते हैं। इनकी आप तस्वीर देख रहे होंगे, जिनकी हम बात कर रहे हैं इनका नाम है सेगा मृग, सेगा एंटीलोप। IUCN कैटेगरी के अंदर इट वॉज अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज दिस स्पीशीज कैटेगरी वॉज चेंज फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटेंड बाय IUCN। लार्ज माइग्रेटरी हर्बीवोर है और अनयूजुअल सी अपीयरेंस है, ओवर साइज फ्लेक्सिबल नोज है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका वो एक्ट करता है फिल्टर की तरह ऑफ दिस नोज। एंड आपको ये कहाँ पाया जाएगा? सेमी एरिड डेजर्ट्स में, स्टेपी ग्रासलैंड्स में, ओपन ड्राई, वहां पर ये पाया जाता है स्पीशीज। और अगर आप इसकी जो पॉपुलेशन है ना फ्रेगमेंटेड है, कुछ कजाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, थोड़े मंगोलिया में, उज्बेकिस्तान में, राइट। सो इट इज फाउंड इन दीज एरियाज। एक नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्षता कृष्णमूर्ति पहली इंडियन है टू ऑपरेट मार्स रोवर, राइट। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर। 4 आपको ऑप्शंस दे दिया जाएंगे और वहां पर आप टिक कराना अक्षता
कृष्णमूर्ति। अब ना सारी जो भी इंटरनेशनल न्यूज मोस्टली अब हम थोड़ी सी वो देखेंगे, 3 4 5, उसके बाद आगे और भी होंगी, बट 4 to 5 अब आपको COP28 इंडिया ने होस्ट करी थी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके दौरान जो भी कुछ हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। पहला हुआ है लॉन्चिंग ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड एट COP28। क्या है ये लॉस एंड डैमेज फंड? इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया वल्नरेबल कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से कोप अप कर पाए। पहले इसको अनाउंस कर दिया गया था COP27 में, जो कहाँ हुई? इजिप्ट में हुई, शर्म एल शेख के अंदर। ये जो लॉस एंड डैमेज है ना, ये क्या रेफर करता है कि जो भैया जो वेल्दियर नेशंस हैं, पैसा दो, कंपनसेशन दो, आप रिस्पॉन्सिबल हो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो वो हो गए, दूसरे वो जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो डेवलपिंग है, अभी तो डेवलप्ड भी नहीं हुए हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। किया आपने, भुगते रहे हैं, है ना। सी लेवल राइज वहां हो रहा है, फ्लड्स वहां आ रहे हैं, ड्रॉट्स इधर आ रहे हैं, साइक्लोन्स इधर आ रहे हैं। तो यहां पर लॉस एंड डैमेज फंड रेफर्स टू कंपनसेशन दैट वेल्दियर नेशंस must pay to less affluent nations for facing these severe consequences. Initial amount in the fund is over $400 million. तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट अनाउंस ड्यूरिंग दिस, और द टर्म रेफर्स टू व्हाट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा फंडिंग पे। जो इनिशियल अमाउंट है इन द फंड, इट इज ओवर $4,000 million, बट एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि अराउंड $400 billion विल बी नीडेड हर साल एनुअली। ओपनिंग डे पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के डिसीजन बनाया गया बाय 196 पार्टीज, लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनल करते हैं। तो UAE होल्डिंग COP28 प्रेसिडेंसी, उसने प्लेज किया कि $100 million सपोर्ट करेगा टू दिस फंड। सो द UAE प्लेज $100 million टू दिस पर्टिकुलर फंड। 196 पार्टीज अडॉप्टेड दिस डिसीजन टू ऑपरेशनलाइज दिस फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लॉन्च किया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एट COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन दुबई। सॉरी, आई वाज कंफ्यूजिंग इट विद G20 G20 इंडिया ने होस्ट करी, आई एम रियली सॉरी, राइट। सो COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई दुबई के अंदर। अब बात करते हैं, हम COP चाहे 27 28 कहीं भी हो, इंपॉर्टेंट है। G20 में जो हुआ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया ने होस्ट करी थी। चलिए बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है? अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो कि एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्शन है, तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बस यही है ये प्रोग्राम। सो इट गोज बियॉन्ड जस्ट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड एनकरेजेस दी रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो एनवायरमेंट वेलबींग के लिए हो रही हैं। तो गोल क्या है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल अगर एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्शंस कर रहा है, तो दे विल अर्न क्रेडिट्स फॉर देयर पॉजिटिव एनवायरमेंटल एक्शंस, ताकि एक इको फ्रेंडली अप्रोच हो, है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो यहां पर ना जो इनिशियल फेज है ऑफ दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये 2 क्रूशियल एक्टिविटीज पे फोकस करता है। एक है अपना वाटर कंजर्वेशन और दूसरा है अपना एफॉरेस्ट्रेशन। अभी दिखाती हूं, पहले आपको ये बता देती हूं। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, जो इट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट जॉइंटली होस्टेड बाय इंडिया एंड UAE एट COP28। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? एंड इट इज एन एफर्ट टू क्रिएट अ मार्केट बेस्ड इंसेंटिव फॉर जो आपके एनवायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस हैं। इनिशियल फेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट गिव्स प्रायोरिटी टू 2 एसेंशियल एक्टिविटीज, वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्ट्रेशन। सो इसके अंदर क्या होगा? स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज जो कि वाटर कंजर्वेशन या एफॉरेस्ट्रेशन की तरफ है, दे विल बी गिवन ग्रीन क्रेडिट्स। ग्रीन क्रेडिट्स बोले तो मतलब सर्टिफिकेट्स की तरह लगा लो, दैट कैन बी ट्रेडेड, राइट। सिमिलर टू कॉमोडिटीज जैसे होती है मार्केट में, आप ट्रेड करते हो ना। इसका मतलब जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एंगेज है इन दीज एनवायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस, वो अर्न करेंगे इन क्रेडिट्स को, एंड दे हैव दिस ऑप्शन इफ दे वांट टू सेल देम ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। तो एक तरीका है टू इंसेंटिवाइज, टू प्रमोट द एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्टेरा फंड, COP28 क्लाइमेट समिट। सो बेसिकली COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान दुबई में UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन सैयद अल नहयान ने रिवील किया क्या? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ $30 billion क्लाइमेट फंड दैट इज कॉल्ड एज अल्टेरा। इस फंड का गोल क्या है? टू अट्रैक्ट $250 billion की इन्वेस्टमेंट बाय द एंड ऑफ द डेकेड। आउट ऑफ द टोटल फंड जो $25 billion है, वो डेडिकेट किया गया है टू सपोर्ट क्लाइमेट स्ट्रैटेजीज को, और जो $5 billion है वो
क्या करेगा? देखो, $25 बिलियन तो डेडिकेट किया जाएगा क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को सपोर्ट करने के लिए। 5 बिलियन जो है वो इट इज सेट असाइड टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट्स इन ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो ये बात है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अल्टेरा का मतलब अगर किसी को भी जानना हो, सो इट मीन्स ऑल्ट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वेरिएशन, ऑल्टर। India refuses to sign COP28. So during COP28 climate conference, India decided that they will not sign the COP28 declaration on climate and health. India was also not the part of this list of 118 countries जिन्होंने pledge किया to triple their installed renewable energy capacity by 2030. India had said that it would not be possible to fulfill the same within a short term. देखो, जो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता हम उसके लिए प्लेज कैसे कर दे। हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना है कि इंडिया की अभी भी हाफ ऑफ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी करंटली जनरेट हो रही है फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। सो इंडिया इज एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कि भैया एक बैलेंस और ग्रेजुअल अप्रोच होनी चाहिए ना, कि फॉसिल फ्यूल्स पे रिलायंस कम करना है, वी विल ऑल्सो रिड्यूस इट। ट्रांजिशन भी हो रहा है बट वो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो। इंडिया आर्ग्यू करता है कि अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस करें ओनली ऑन रिड्यूसिंग कोल, दैट इज नॉट फेयर एंड द यूज ऑफ ऑल द फॉसिल फ्यूल शुड बी ग्रेजुअली डिक्रीज दैट। तो ये इंडिया का कंसर्न है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारी आधी से ज्यादा अभी भी इलेक्ट्रिसिटी हम कोल फायर्ड पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन हो, लेकिन एकदम से सब बंद कर दो, मतलब इस साल तक ये फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करना, अपनी कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की डबल कर दो, वो नहीं होता। जॉब्स भी जनरेट करनी है, लोगों को भी अवेयर करना है, साथ ही साथ चीजों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चाहिए, ईवीज के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन चाहिए रहेंगे, राइट। सो थिंग्स विल बी डन बट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं हो सकते, राइट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। क्लाइमेट क्लब was formally launched at 28 COP to United Nations Framework Convention on Climate Change. Now, what do you mean by this climate club? Climate club was officially launched COP28. जर्मनी एंड चिली लीड दिस क्लब। पहले तो ये दो कंट्रीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, और साथ ही साथ 36 मेंबर कंट्रीज हो रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट दिखाया, जिसमें केन्या, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ये सब आते हैं। और इसको लीड कौन करेगा? जर्मनी और चिली। इस क्लब का मेन मकसद क्या है? टू सक्सेसफुली रिड्यूस कार्बन एमिशंस। कहां से? फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। किस लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लाइमेट एंड बिजनेसेस। सो इसका प्लान है टू अचीव दिस, कि कार्बन एमिशंस कम हो फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो ये हम करेंगे थ्रू एम्बिशियस पॉलिसीज, थ्रू स्टैंडर्डाइजिंग मेथडोलॉजीज, बाय इंप्रूविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बोथ एमर्जिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो यही है, इसका एम है टू मेक डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कैसे? थ्रू एम्बिशियस पॉलिसीज, मेथडोलॉजीज, फाइनेंशियल एंड जो भी बाय इंप्रूविंग फाइनेंस एंड असिस्टेंस ऑल्सो। तो अभी 2 co-chairs will be elected for 2-year term for the club. Currently, Germany and Chile serve as the co-chair. तो अभी बता दिया क्लाइमेट क्लब को कौन लीड कर रहा है, जर्मनी एंड चिली। Secretariat will be formed to implement this program. Steering group will be formed to support the body of members when the club reaches 40 members. जब ये 40 मेंबर तक पहुंच जाएगा तो एक स्टीयरिंग ग्रुप भी बनाया जाएगा। Currently, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and International Energy Agency, they are the joint interim heads of Secretariat. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग टू बी हेल्ड कहां पर? डेवोस, स्विट्जरलैंड के अंदर, फ्रॉम 14th to 20th of जनवरी। तो यहां पर ना पहली बार इस मीटिंग में यूपी पेविलियन विल बी डिस्प्लेड, ताकि एफर्ट्स हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश, राइट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे इट विल बी प्रेजेंटेड इन उत्तर प्रदेश पवेलियन कि आपके यहाँ के इस प्रोडक्ट की ये खासियत है, ये इस डिस्ट्रिक्ट की ये प्रोडक्ट की खासियत है। सो थ्रू दिस उत्तर प्रदेश पवेलियन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी एबल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ कि अच्छा यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रही है, इस प्लेस का ये कल्चर है, ये प्रोडक्ट फेमस है, तो इन्वेस्टर्स भी फिर आके इन्वेस्ट करें। तो ये मकसद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1971 जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसमें ये मेजर कुछ रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो पब्लिश करता है। कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। एशियन रेंजर फोरम, फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम बिगिन कहां पर? गुवाहाटी के अंदर। तो
फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम, 4 ऑप्शंस आएंगे। इट वाज स्टार्टेड वेयर, पहले तो टिक कर देना गुवाहाटी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू ब्रिंग टुगेदर रेंजर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम वेरियस एशियन कंट्रीज टू वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज जो कि दैट आर अफेक्टिंग द रेंजर्स एंड टू फाइंड सॉल्यूशंस। रेंजर्स आर दोस्त जो कि मतलब जो कंजर्वेशनिस्ट लगा लो, जो काम कर रहे हो वहां पर, राइट। सो The Exploring Womenhood Foundation One Durga Conservation Award 2023 was presented to Women Ranger Hina Patel of Gujarat, Martina Sangma of Meghalaya and Deepika Vishisht of Rajasthan। इस फोरम की थीम क्या थी? Asia's Biodiversity Guardians for 3030। शॉर्ट न्यूज पे चलते हैं आगे। श्रीलंका will host 37th session of Asia Pacific Regional Conference of Food and Agricultural Organization of United Nations। तो 37 सेशन ऑफ APRC कौन होस्ट करेगा? श्रीलंका, फरवरी के अंदर। इटली ने विड्रॉ कर दिया है फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा, ऐसे आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट करी है? चाइना ने करी है। चाइना ने क्यों करी है? क्योंकि उनकी पॉलिसी, हमें वहां का एग्जाम नहीं देना है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए, दिस इज एन अप्रोच टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इतना ध्यान में तो आप रख ही सकते हो। मैरियम वेबस्टर ने अनाउंस किया है ऑथेंटिक इज द वर्ड ऑफ 2023। जेमिनी पावरफुल एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल, नेम इज जेमिनी। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। डेनमार्क ने इंपोज किया है टैक्स ऑन देयर एयर पैसेंजर्स, जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री है जो ट्रांजिशन कर रही है टू ग्रीनर प्रैक्टिसेस टू फाइनेंस देम। डेनमार्क ने इंपोज किया है अ टैक्स ऑन एयर पैसेंजर्स जो कि which will be gradually phased in from 2025। G7 nations ने क्या सोचा है? They will ban सोच लिया है, they will ban import of rough diamonds directly from Russia starting 1st of January 2024। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे कि G7 nations कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडोनेशियाज माउंट मेरेपी इन वेस्ट सुमात्रा प्रोविंस इरप्टेड, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये अलग इंफॉर्मेशन है। इंडोनेशियाज ईबू वोल्केनो, तो ये आपको एक माउंट मेरेपी और ईबू वोल्केनो अगर कंट्रीज के नाम दे दिए जाए तो इंडोनेशिया उससे एसोसिएटेड है। ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इज जैस्पर, इट मेड लैंडफॉल कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो साइक्लोन का नाम है जैस्पर। माइग्रेशन एंड मूवमेंट एग्रीमेंट, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड दिस एग्रीमेंट बिटवीन इटली विद इटली। तो एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ इटली। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ तमिल आइकन थिरुवल्लुवर इट अनवील्ड इन, 4 कंट्रीज के नाम दे दिए जाएं तो आंसर विल बी फ्रांस। ठीक है, तो यहां आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपके साथ कवर कर ली है। लेट्स मूव अहेड विद स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की पहली न्यूज जुड़ी हुई है खेलो इंडिया पैरा गेम्स से। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स कंक्लूडेड कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। और हरियाणा ने जीता इनॉग्रल टाइटल बाय सिक्योरिंग हाउ मेनी मेडल्स? 105 मेडल्स, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज। सेकंड नंबर पे कौन आया? उत्तर प्रदेश, कितने मेडल के साथ? 62। तमिलनाडु फिनिश थर्ड विद 20 गोल्ड। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल से न्यूज रहती है, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट होती हैं, याद करने वाली है। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, राजस्थान को हराया बाय 30 रन्स। फाइनल मैच कहां पर खेला गया? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट के अंदर। तो हरियाणा की टीम ने एक सक्सेसफुल ये जो जीत ली है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। और हरियाणा के सुमित कुमार वॉज चूजन प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच के अंदर। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी भी बोला जाता है। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? तमिलनाडु, 5 टाइटल्स के साथ। कोका कोला extends partnership with International Cricket Council for how many years? 8 years। आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। Which of the following extended partnership with ICC for 8 years? कोका कोला। ठीक है, साउथ अफ्रीकन डीन एल्गर ने अनाउंस करी है अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स या फिर उनका ओरिजिन पूछ लिया जाएगा तो साउथ अफ्रीका। आगे अगली भी क्रिकेट से अब कुछ एसोसिएटेड जो भी न्यूज है वो एक साथ पहले देख लेते हैं। असद शफीक अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो असद
शफीक कौन सी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, एंड ही हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट जो है वो ले ली है। Amazon acquires ICC cricket rights for Australia till 2027। तो Amazon ने 2027 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी क्रिकेट अधिकार हासिल कर लिया। तो यहां पर ये जो न्यूज कह रही है वो ये है कि Amazon ने एक्वायर किया है आईसीसी क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब कि जो Amazon स्ट्रीमिंग सर्विस प्राइम वीडियो ऑस्ट्रेलिया, वो एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म बन जाएगा फॉर वॉचिंग मेजर क्रिकेट इवेंट्स इन देयर कंट्री। तो इसमें जैसे इंक्लूड करे जाएंगे बोथ मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स। तो ये जो जितने भी इवेंट्स होते हैं, बिग टूर्नामेंट्स होते हैं, मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, राइट, तो जितने भी हैं तो एक्सक्लूसिव स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है कि प्राइम वीडियो विल बी द ओनली प्लेटफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया जहां पर आप ये सारे इवेंट्स को ड्यूरिंग देयर स्पेसिफाइड पीरियड आप देख सकते हो, राइट। तो ये जो पार्टनरशिप है, इट प्रोवाइड जो क्रिकेट फैंस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर विद अ डेडिकेटेड प्लेस, ताकि आप वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स को देख सकते हो अंटिल 2027। सॉर्टेड है। चलिए अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि बांग्लादेश ने यूएई को हराकर अपना पहला अंडर 19 एशिया कप 2023 जीता है। किसको हराया है? यूएई को। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। मूविंग ऑन, अमिताभ बच्चन बन गए हैं ओनर ऑफ मुंबई टीम इन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। सो ISPL की फुल फॉर्म इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, ऐसा टूर्नामेंट जिसका मकसद क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, किसको? स्ट्रीट क्रिकेटर्स को, टू शोकेस देयर टैलेंट ऑन अ प्रोफेशनल स्टेज। तो ISPL इज इंडियाज फर्स्ट टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट। इट विल फीचर टोटल 19 हाई इंटेंसिटी मैचेस होंगे ड्यूरिंग इट्स इनॉग्रल ऑडिशन। 6 पार्टिसिपेटिंग टीम्स होंगी। कौन कौन सी? हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर। अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन वर अनाउंस्ड एज द टीम ऑनर्स ऑफ श्रीनगर एंड बेंगलुरु। सो अक्षय कुमार श्रीनगर, ऋतिक रोशन बेंगलुरु, मुंबई टीम के ऑनर अमिताभ बच्चन। ये दो जो प्लेयर्स हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये बन गए हैं पहले एशियन मेन टू बी इलेक्टेड टू टेनिस हॉल ऑफ फेम। दे आर द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर्स टू अचीव सच अ फीट एंड दे विल बी फॉर्मली इंक्लूडेड इन द टेनिस हॉल फेम। कब? जुलाई 2024 में। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, और ये दो नाम कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं वो ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एशियन प्लेयर टू ज्वाइन विमेन्स कैटेगरी, तो नाम ध्यान में रखना, चाइनीज प्लेयर है लीना। शी वॉज इंट्रोड्यूस इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2019 में। टेनिस हॉल ऑफ फेम की बात करूं तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1880 और फाउंडर कौन है? जेम्स जेवेन एलन। ठीक है। ईगा स्वेतिक सेरेना विलियम्स के बाद 2 बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाली फर्स्ट विमेन है। नाम है ईगा स्वेतिक, ये एक पॉलिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। सो शी बिकेम द फर्स्ट विमेन सिंस सेरेना विलियम्स टू विन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ट्वाइस, 2 बार। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब चलते हैं जो कुछ चेस से रिलेटेड न्यूज में रहे हैं। इंडियन चेस प्लेयर डी गुकेश वॉन चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट। ऑप्शन आएंगे, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट किसने जीता? 1 2 3 4। अगर आपको ऑप्शन दिखे डी गुकेश तो उनको टिक कर देना। जहां पर सेकंड पोजीशन इस टूर्नामेंट में किसने जीती है? अर्जुन एरिगेसी ने। आर वैशाली बन गई है इंडिया की 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर, राइट। बिसाइड बाकी 2 कौन है? कोनेरू हम्पी है और हरिका द्रोणावली है। इस अचीवमेंट के बाद पहला ग्रैंड मास्टर सिबलिंग पेयर हिस्ट्री में बनाने वाला वो पेयर कौन सा है? वैशाली और उनके यंगर ब्रदर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, चेन्नई वैशाली रमेश बाबू हैज बिकम इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद इज द अगर आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन है टू बिकम अ चेस ग्रैंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद। तमिलनाडु ना इंडिया में वो स्टेट है जहां पर मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर टाइटल्स जहां से आए हैं। 83rd ग्रैंड मास्टर आदित्य समंत, 82nd ग्रैंड मास्टर गोपाला प्रणीत, 81st ग्रैंड मास्टर सेंदन दास, 80th ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR और अब 84th, ठीक है, वैशाली।
2023 FID वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। तो अगस्त 2023 में मैग्नस कार्लसन ने FIDI वर्ल्ड कप टाइटल जीता। किसको हराया? इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को। ये चैंपियनशिप शुरू हुई थी 2012 के अंदर। रही बात इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, 1924 में इट वाज स्टार्टेड। कहां पर? पेरिस में। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कब? 1999 में। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। चेयरमैन अर्कादी द्वोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद। 8-year-old AS Shravanka has become the champion in 2 formats of Asian Youth Chess Championship. तो एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप के 2 फॉर्मेट में 8 साल की AS शर्वनिका बन गई है चैंपियन इन 2 फॉर्मेट्स। और ये एशियन यूथ चैंपियनशिप कहाँ हुई? UAE के अंदर। रेसलर है पूजा ढांडा, हैंडेड 1 year बैन बाय नाडा। नाडा की फुल फॉर्म आप बताओगे। और पूजा ढांडा किससे जुड़ी हुई है? रेसलिंग से जुड़ी हुई है। शी इज हैंडेड 1 year बैन कर दिया गया है इन पे बाय नाडा। अंतिम पंगाल was named as United World Wrestling Rising Star of the Year 2023 in Women's Section। तो who among the following is Rising Star, मतलब World Wrestling Rising Star of the Year 2023? अंतिम पंगाल। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला है? मैरी ईयरपिस को। इंग्लैंड गोलकीपर मैरी ईयरपिस हैज बीन नेम्ड BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है फेथ किपिएगॉन। फेथ किपिएगॉन केन्या से है एंड वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फीमेल ट्रैक एथलीट। और साथ में नो लाइल्स, सो नोआ लाइल्स जो है ऑफ अमेरिका वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट मेल ट्रैक एथलीट। सो दोनों नाम जुड़े हुए हैं, दोनों नाम जीते हैं 2023 वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड। तो ये 2 नाम है, एक अमेरिका से, एक केन्या से। एक बेस्ट मेल ट्रैक एथलीट है, एक बेस्ट फीमेल ट्रैक एथलीट है। और दोनों नाम जो है, दोनों पर्सनालिटीज विन 2023 वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड। सॉर्टेड है। चलो फिर आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन है हु इज नेम्ड टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023? अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी नेम्ड टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। आप चाहो ना स्पोर्ट्स के लिए एक लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये इन्हें मिला है, ये इन्हें मिला है, ये इन्हें मिला है। इट्स अप टू यू। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया है। कंप्लीटली डिपेंड्स कि किसको किस तरीके से सूट करता है, ठीक है? केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेख हसन खान हैज क्लाइम्ड माउंट विंसन। तो शेख हसन खान ने माउंट विंसन पर चढ़ाई की। माउंट विंसन हाईएस्ट माउंटेन है अंटार्कटिका में, जिसकी हाइट है 4,892 मीटर अबव सी लेवल। अपार्ट फ्रॉम माउंट विंसन, शेख हसन खान हैज क्लाइम्ड और भी 4 हाईएस्ट पीक्स। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, माउंट देनाली, माउंट किलिमंजारो एंड माउंट एल्ब्रस। एक है एशिया में, एक नॉर्थ अमेरिका, एक अफ्रीका और एक यूरोप। टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर, हु इज नेम्ड एज टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर? टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन हैज नेम्ड OpenAI फाउंडर सैम एल्टमैन एज CEO ऑफ द ईयर। तो एक तो पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर एंड CEO ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, CEO ऑफ द ईयर सैम एल्टमैन, जो कि को फाउंडर है चैट जीपीटी के, डेवलप बाय OpenAI। 2022 में इट वॉज लॉन्च। चैट जीपीटी सब यूज करते होगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। मिन्हो एंड ली डोंग वुक chosen as global ambassadors, किस लिए? For the Olympics. So इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मिन्हो एंड के ड्रामा स्टार ली डोंग वुक को चूज किया है टू सर्व एज फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर्स फॉर ओलंपिक फ्रेंड्स, टीएम फ्रेंड्स। तो रिपब्लिक ऑफ कोरियाज कौन सी प्रोविंस? गैंगवॉन प्रोविंस विल होस्ट 4th विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स। पहले तो 4th विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे वो। दूसरा सवाल आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज चूजन एज ग्लोबल एम्बेसडर्स फॉर द ओलंपिक्स? सो मिन्हो एंड ली डोंग वुक, ठीक है? तो ये आपको नाम याद रखने हैं। किसने जीता है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? जर्मनी ने। रनर अप कौन रहा है? फ्रांस।
सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की पहले तो लोकेशन लखनऊ के अंदर, तो ये आप ध्यान में रखोगे। बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ was the location of this particular tournament. सैयद मोदी इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन विनर कौन रहे हैं? मेन सिंगल में ची यू जेन चाइनीज, एंड वुमेन सिंगल्स के अंदर नोजमी ओकुहारा जापान से। ठीक है, रही बात इस चैंपियनशिप की, सो इट वाज स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। कब? 1991 में, एज सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन द मेमोरी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन सैयद मोदी। तो सैयद मोदी के मेमोरी में इसका नाम रखा गया और 2004 में इट वाज ऑर्गेनाइज एज एन इंटरनेशनल इवेंट पहली बार। अनमोल खरब विंस विमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो नाम क्या है? अनमोल खरब, जिसने जीता है विमेन्स सिंगल टाइटल एट नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहाँ हुई? गुवाहाटी के अंदर। मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? चिराग सेन ने। शीतल देवी के बारे में पढ़ते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। द इंडियन पैरा आर्कर शीतल देवी, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री जीती है एट 4th एडिशन ऑफ एशियन अवार्ड्स रियाद के अंदर। She was honored with this prestigious title of Best Youth Athlete. Best Youth Athlete, Indian Para Archer कौन? शीतल देवी. So the Asian Awards were organized by Asian Para Olympic Committee. So ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये अवार्ड्स किसने ऑर्गेनाइज किए थे। अच्छा, एशियन पैरा गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एसिला मिर्जाएवरा फ्रॉम उज्बेकिस्तान, बेस्ट फीमेल एथलीट। अच्छा, बेस्ट फीमेल एथलीट और बेस्ट मेल एथलीट भी ध्यान में रखना। असिला मिर्जायोरोवा, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करें, फ्रॉम उज्बेकिस्तान बेस्ट फीमेल एथलीट है, और मेल एथलीट पेंग जेंग। ठीक है, IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो दिस IBA 20 जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टुक प्लेस 2023 में, और 26 मेंबर स्क्वाड फ्रॉम इंडिया, बहुत ही उन्होंने अच्छा किया, एंड दे सिक्योर अ टोटल ऑफ 17 मेडल्स। राइट, वेन्यू मेगा सिंह स्पोर्ट्स एरिना येरेवन, अर्मेनिया। किसने गोल्ड जीता? आकांक्षा 70 kg कैटेगरी में। परी क्लिंच गोल्ड मेडल 48 kg वेट कैटेगरी में, और निशा विन गोल्ड इन 52 kg कैटेगरी। ये तीनों नाम किससे जुड़े हुए हैं? कौन से स्पोर्ट से? बॉक्सिंग से, ये भी याद में रखना। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया है? दे हैव सेट अप अ टेम्परेरी कमेटी, जिसको हम एडहोक कमेटी बोलते हैं। किस लिए? टू हैंडल द मैटर्स ऑफ सस्पेंडेड वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI। सो अभी ये एक टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है, एडहोक कमेटी आप बोल सकते हो, ताकि इन मैटर्स को अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सस्पेंडेड वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया, टू हैंडल दोज मैटर्स, अभी के लिए वी हैव दिस एडहोक कमेटी। भूपेंद्र सिंह बाजवा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ WFI, इस कमेटी को लीड करेंगे, और बाकी 2 मेंबर्स कौन कौन है? MM सोम्या, हॉकी ओलंपियन, और मंजुषा कंवर, एक फॉर्मर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। तो और भूपेंद्र सिंह बाजवा। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट न्यूज पे। मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप टू बिगिन इन, 4 ऑप्शंस आएंगे तो क्या मार्क करोगे? बेंगलुरु। हार्दिक पांड्या रहेंगे कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस इन IPL 2024। फॉर्मर वेस्ट इंडीज विकेट कीपर बैट्समैन शेन डॉरिच रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन रिटायर हुआ है? किससे जुड़े हुए हैं और कहां से हैं? Italy won Admiral Cup 2023 that was held at Indian Naval Academy, Ezimala. ठीक है जी। Kashve Gautam become the most expensive uncapped player in WPL auction 2023. Gujarat Giants bought her for how many crore? 2 crore. कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपॉइंट किया है एक्सपीरियंस्ड इंडियन बैट्समैन श्रेयस अय्यर को एज देयर कैप्टन फॉर द अपकमिंग IPL, और नितेश राणा जो है हैज बीन मेड द वाइस कैप्टन। BCCI हैज डिसाइडेड कि जो आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी है, दैट इज वॉन बाय फॉर्मर कैप्टन MS धोनी, टू रिटायर दैट। BCCI ने डिसीजन लिया है टू ऑनर धोनीज अचीवमेंट, और BCCI ने पहले हैड रिटायर्ड जर्सी नंबर 10 ऑफ विच क्रिकेटर? ग्रेट सचिन तेंदुलकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है जो आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि पहली बार स्क्वैश विल बी इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स 2024 कहां पर होंगे? तमिलनाडु के अंदर 19 से 31 ऑफ जनवरी। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि ये गेम्स चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची यहां पर होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नोवेक जोकोविक एंड अराइना
Sabalenka have been named 2023 ITF World Championships by International Tennis Federation. तो ये दो नाम कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं एंड दे हैव बीन नेम्ड व्हाट. तो ये ऐसी चीजें आपको कुछ याद रखनी रहेंगी. ये है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी से सारी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो कि 2023 से थी. अब अपकमिंग सेगमेंट में हम देखते हैं रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स जो 2023 दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंट है. चलिए रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग से जुड़ी हुई पहली न्यूज क्या कहती है. 2023 में टॉप सर्च न्यूज इवेंट कौन से रहे हैं दैट इंडिया गूगल्ड. चंद्रयान 3, कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट्स, इजराइल की न्यूज, वेटरन बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक एंड बजट 2023. तो ये टॉप सर्च न्यूज इवेंट्स हैं ऑफ 2023 दैट वी गूगल्ड. ठीक है. अच्छा, 4 ऑप्शंस आएंगे. इनमें से कौन सी कंट्री है दैट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर. तो आंसर विल बी म्यांमार. फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोफी लिस्ट. इस लिस्ट के हिसाब से आपको 3 नाम याद रखने हैं. 3 प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस लीडर्स जिन्होंने एक कोवेटेड स्पोर्ट इस 17th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशियाज हीरो ऑफ फिलेंथ्रोफी लिस्ट में अपना नाम ऐड किया है. कौन कौन है वो. नंदन नीलेकनी, केपी सिंह, निखिल कामत. नंदन नीलेकनी को फाउंडर एंड चेयरमैन है ऑफ इन्फोसिस. केपी सिंह चेयरमैन है एट डीएलएफ और निखिल कामत को फाउंडर है ऑफ जीरोधा. तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं. 3 प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस लीडर्स हैं हु हैव अर्न्ड स्पॉट इन 17th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोफी लिस्ट. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर. रैंकिंग देखें तो पहला रैंक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है. दूसरा रैंक मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर का है. प्रेसिडेंट अलाइन बर्सेट स्विट्जरलैंड के 3rd रैंक. 4th रैंक प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा ऑफ ब्राजील एंड जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट, उनका रैंक है नंबर 7. ओके, अगला जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि निर्मला सीतारमन जी और साथ में 3 और अदर इंडियंस हैं जिन्होंने एक दे हैव सिक्योर स्पोर्ट्स ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में. एक निर्मला सीतारमन जी 32nd रैंक पे हैं. HCL's रोशनी नादर मल्होत्रा 60th रैंक पे है. सोमा मोंडल जी 70th रैंक पे हैं और किरण मजूमदार शाह 76th रैंक पे हैं. तो निर्मला सीतारमन जी और साथ में 3 और इंडियन ने इस पर्टिकुलर मोस्ट 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में अपना नाम इनका ऐड हो गया है. और यहां पर अगर आपसे नंबर 1 पूछा जाए तो फर्स्ट स्पॉट जो है दैट इज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लियन. तो सेकंड स्पॉट किसका है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. इन S&P's ग्लोबल्स 2022 इंश्योरेंस रिपोर्ट LIC की रैंक है 4th. फर्स्ट रैंक किसकी है. जर्मनी की अलायंस. चाइना की 2nd रैंक है चाइनाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की 3rd रैंक है. LIC की रैंक है 4th. LIC's रिजर्व्स रीच हाउ मच. $503.7 बिलियन. टॉप 3 इंश्योरर्स के नाम और फिर अपना LIC 4th नंबर पे. ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक. इंडिया क्लाइम्स टू 7th प्लेस. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना. पहली 3 प्लेसेस खाली हैं. 4th नंबर से शुरू होता है जिसमें है डेनमार्क. 5th पे है एस्टोनिया और 6th पे है फिलीपीन. 7th पे इंडिया क्लाइम्स टू 7th प्लेस. अच्छा, फिर इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है. जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. हर साल पब्लिश होती है. 2005 से पब्लिश होती आ रही है. कंट्रीज को ट्रैक करा जाता है कि अच्छा क्या एफर्ट्स आपने करे हैं टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. उस बेसिस पे कंट्रीज की रैंकिंग होती है. ठीक है. आगे है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023. मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 के हिसाब से हैदराबाद की रैंक है 153rd. पुणे ने स्कोर किया है एंड टुक द पोजीशन 154th. बैंगलोर ने 156 स्पॉट अटेन किया है. तो पुणे की 2nd बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिया में हैदराबाद के बाद. अगर मैं टॉप 3 सिटीज देखूं तो वो कौन कौन सी हैं. वेना ऑस्ट्रिया में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, वैंकूवर कनाडा. बॉटम मोस्ट पोजीशन दैट मींस 241st स्पॉट किसका है. खार्तूम सूडान. तो यहाँ पे जो रैंकिंग होती है ना, इट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स. वहां स्कूल, एजुकेशन, डिसीज, सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स क्या है, वायलेंस एंड क्राइम क्या है, मतलब वो कम हो, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है. सो उसके बेसिस पे क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो लाया जाता है.
ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसे कौन जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक। तो इतना याद हो गया कि वर्ल्ड बैंक जुड़ा हुआ है ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट से, और इंडिया लीड्स वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट। तो 2023 में ओवरसीज इंडियन सेंट कितने बिलियन टू इंडिया, $125 बिलियन। अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज बताऊं ना इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज रिसीव फ्रॉम माइग्रेंट, तो पहले पे तो अपना इंडिया, दूसरे पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे फिलीपींस और फिफ्थ पे इजिप्ट। ओवरऑल साउथ एशिया सॉ एन इंक्रीज कितने परसेंट का, 7.2% का इन 2023। Moving ahead, World Bank released international debt report. So international debt report is released by, first of all, World Bank. It used to be called IDS, International Debt Statistics. Yearly report है, World Bank की report है. It focuses on debt of how many countries? 122 countries with lower and middle incomes. तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपको एक डिटेल्ड व्यू दे देती है कि कैसे कंट्रीज, हाउ मच ये जो कंट्रीज हैं दे ओ टू एक्सटर्नल लेंडर्स, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सिंस 1973 ये रिपोर्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि हु इज बोरोइंग मनी, हु इज लेंडिंग इट, फॉर व्हाट पर्पस। अगर मैं बात करूं 2022 की, सो डेवलपिंग कंट्रीज ने एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करी है, मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट कह रही है। दे हैड टू यूज अ मैसिव अमाउंट ऑफ $443.5 बिलियन। सिर्फ इतना अमाउंट तो उन्होंने, इतना मैसिव अमाउंट है ये, दे हैड टू यूज इट जस्ट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करने के लिए ऑन देयर डेट्स टू फॉरेन लेंडर्स। सो दिस वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर दीज कंट्रीज। और रही बात इस डेट रिपोर्ट की, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज करी जाती है। 122 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की एनालिसिस होती है। इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स इससे पहले बोला जाता था, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दे देती है बोरोइंग की, लेंडिंग की, राइट। सिंस 1973 इट इज कमिंग। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या मेजर करा जाता है इस इंडेक्स में? रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को अक्रॉस द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट। इंडिया की रैंक कितनी है? 49th है इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, एंड दिस इंडेक्स इज टॉप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टॉप किया है यूएस ने, सेकंड पोजीशन पर है नीदरलैंड, थर्ड पोजीशन पे है सिंगापुर इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स लॉन्च्ड बाय, रिलीज्ड बाय IMD। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है रिगार्डिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। पहले तो आप याद कर लो, तिरियानी ब्लॉक ऑफ कुमाराम भीम अस्वाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में एमर्ज किया गया है, मतलब इट हैज बीन एमर्ज एज फ्रंट रनर इन दी फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो बेसिकली इसके बारे में मैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के बारे में आगे बताऊंगी। पहले आप ये बस कुछ ब्लॉक्स के नाम याद कर लो कि पहली पोजीशन किसको मिली है, इस ब्लॉक को, ऑफ तेलंगाना। दूसरी पोजीशन इज सिक्योर्ड बाय कौशाम्बी ब्लॉक इन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो तेलंगाना हैज अचीव द टॉप पोजीशन। और ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, द फर्स्ट एवर डेल्टा रैंकिंग ऑफ दिस ABP, this is program by नीति आयोग। सो ये जो रैंकिंग्स है ये अनाउंस करी गई ड्यूरिंग अ वर्चुअल इवेंट। इसके अंदर इट इन्वॉल्व हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 329 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो रैंकिंग दी जाती है ना, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स जो मेजर करते हैं कि अच्छा ये ब्लॉक्स हाउ वेल दे हैव परफॉर्म्ड, हाउ वेल दे हैव प्रोग्रेस्ड जून 2023 के टाइम की बात में। सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन जो एनकरेज करता है कि पड़ोसी अच्छा कर रहा है, आपको भी अच्छा करना है। अच्छा वो उस फील्ड में अच्छा कर रहा है, हम यहाँ अच्छा नहीं कर रहे, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ भी अलाइन होता है। कौन से पैरामीटर्स वो देखे जाते हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, एडुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स देखे जाते हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, rankings for aspirational district program for October 2023 is there. First position secure करी रायगढ़ इन ओडिशा ने, और सेकंड पोजीशन जम्मू इन बिहार, राइट। तो ब्लॉक्स प्रोग्राम भी हो गया और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी हो गया। मूविंग अहेड विद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो कब स्टैब्लिश हुई? 1986 में। इट एक्ट्स एज अ रिपोजिटरी, सारा डेटा इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स होता है यहाँ। हाईएस्ट रेट ऑफ FIR कहां? दिल्ली में।
So Delhi lodged the highest rate of FIRs linked to crimes against women in the country, and it is revealed by this particular data. National Crime Records Bureau data reveal कर रहा है कि दिल्ली में हाईएस्ट रेट ऑफ FIR है और बेसिकली लॉन्च किए गए टू द क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, राइट. दिल्ली के बाद दे वर रिपोर्टेड कहां पर? मुंबई में, और मुंबई के बाद बैंगलोर के अंदर, राइट. अच्छा, रही बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है. इट वाज सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन एंड टास्क फोर्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री. हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में. अब अगर मैं क्रिमिनल केसेस की बात करूं तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे, महाराष्ट्र सेकंड पे, मध्य प्रदेश थर्ड पे. हाईएस्ट नंबर ऑफ मर्डर केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन यूपी 3491, 2930 केसेस बिहार में और 2295 केसेस महाराष्ट्र के अंदर. इसके बाद ये जो रिपोर्ट पब्लिश बाय दिस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन रीसेंट रिपोर्ट, सेफेस्ट सिटी कौन सी है इंडिया में? दैट टू फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, लगातार कोलकाता. मैक्सिमम केसेस अगर मैं देखूं, केसेस ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, तो वो रजिस्टर हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर. आफ्टर दिस मध्य प्रदेश में, आफ्टर दिस उत्तर प्रदेश के अंदर. फाइनेंशियल फ्रॉड को लेके जो केसेस हैं वो भी बढ़े हैं बाय 11.1%, और जो साइबर क्राइम को लेके वो भी इंक्रीज हुए हैं बाय 24.4%. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये रिपोर्ट रिलीज करी गई बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, राइट. सो ये एक इंडिजीनियस डेटा ड्रीवन इंडेक्स है, असेस करता है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री के अंदर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज. कंट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, इट इज एस्टिमेटेड टू राइज बिटवीन 7.8% एंड 8.9%. लॉजिस्टिक कॉस्ट जितनी कम हो उतना फायदा होगा ना, कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी सामान को पैक करना, लोड करना, लेके जाना, अनपैकिंग, अनलोडिंग, उसी में ही सर्विस डिलीवरी लग जाती है. कुछ ऑर्डर करते हो तो ऐसे ही सोचता है यार 150 रुपये तो सर्विस डिलीवरी लग जाएगी, है ना. तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिस्टिक सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टेकिंग द कंट्रीज इकोनॉमी टू अप्रोक्सीमेटली $35 ट्रिलियन बाय 2047. तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पहली रिपोर्ट 2018 में रिलीज करी गई थी. यहां पर ना इसके अंदर इस रिपोर्ट में 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं: अचीवर्स कैटेगरी, फास्ट मूवर्स कैटेगरी और एस्पायर्स कैटेगरी. अचीवर्स कैटेगरी में वो स्टेट्स और यूटीज आती हैं जिन्होंने अचीव किया हो 90% या उससे ज्यादा. जिनका स्कोर 80 से 90% है वो फास्ट मूवर्स कैटेगरी में है, और जिनका स्कोर 80% से कम है वो आते हैं एस्पायर्स कैटेगरी के अंदर. अब जैसे लैंडलॉक ग्रुप में, कोस्टल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप हैं. अगर मैं कोस्टल ग्रुप की बात करूं तो अचीवर्स में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिल. फास्ट मूवर्स में केरला, महाराष्ट्र. एस्पायरर्स में गोवा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. लैंडलॉक ग्रुप की बात करूं तो अचीवर्स में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, यूपी. फास्ट मूवर्स में MP, राजस्थान, उत्तराखंड. एस्पायरर्स में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड. ये तो याद करना पड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड. नॉर्थ ईस्ट ग्रुप की बात करूं, अचीवर्स में 90% से अबव स्कोर असम, सिक्किम. फास्ट मूवर्स में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड. एस्पायरर्स में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम. यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली. अचीवर्स में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी. फास्ट मूवर्स में दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख. एस्पायरर्स में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला जो हमारी रिपोर्ट है वो है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024. सो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है इट इज रिलीज्ड. अब इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है? VBox along with organizations like AICTE, CII and Association of Indian Universities released India Skills Report. तो किसने रिलीज करी है वो? थीम क्या है? Impact of AI on the future of work, skilling and mobility. तो ये हो गई इसकी थीम. अब ये रिपोर्ट शो करती है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है इंडिया के अंदर इट हैज गॉटन बेटर. 51% of young people India में they are possessing the necessary skills for job. और इसमें तेलंगाना स्टेट का नाम ध्यान में रखना. अब यहां पर आपके पास सारी स्टेट्स आएंगी. तेलंगाना जो स्टैंड आउट करता है एज द स्टेट विद मोस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट, स्टेट विद मैक्सिमम एम्प्लॉयबिलिटी. तेलंगाना हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट. 18 से 21 के एज ग्रुप में 85.45% वर फाउंड एम्प्लॉयबल.
गुजरात लीड करता है इन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल इंडिविजुअल्स 26 से 29 की एज ग्रुप के अंदर विद 78.24% फाउंड एम्प्लॉयबल। फिर उसके बाद केरला और तेलंगाना, दे आर नोटेड फॉर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यंग इंडिविजुअल्स। अगर मैं बात करूं ना, एज ऑफ अगस्त 2023 देयर वर 4.16 लाख प्रोफेशनल AI प्रोफेशनल्स इन इंडिया, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है to increase to 1 million by 2026, जिस तरीके से will meet the growing demand of AI related skills। अच्छा, कुछ cities की बात कर ले, cities with that employable talent। तो young people में 18 से 21 की एज के अंदर पुणे बेस्ट सिटी फॉर द एम्प्लॉयबल टैलेंट, 80.82% ऑफ कैंडिडेट्स हाईली एम्प्लॉयबल। बैंगलोर क्लोज है। अगर मैं बात करूं 22 से 25 एज ग्रुप की, तो लखनऊ टेक्स द लीड, ठीक है, विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी 88.89%, फॉलोड बाय मुंबई एंड बैंगलोर। अच्छा, मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट कौन सी है टू वर्क? केरला। केरला जो है दैट इज द मोस्ट फेवर्ड स्टेट फॉर बोथ men and मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ जॉब। अगर मैं फीमेल टेस्ट टेकर्स की बात करूं तो कोचिन इज द मोस्ट प्रेफर्ड एरिया टू वर्क। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है दैट पीपल विद एम्प्लॉयबल स्किल्स वो प्रेफर करते हैं काम करना इन केरला, और स्पेशली विमेन फाइंड कोचिन एक डिजायरेबल प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के लीडर की, विद द सेकेंड मोस्ट फॉलोअर्स इन इज फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, who has 6.4 million subscribers, right? सेकेंड प्लेस पे वैसे अगर बात करूं तो राहुल गांधी यूट्यूब चैनल है 22.5 लाख सब्सक्राइबर्स इन 2023। कुछ शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं आगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के यहाँ जो फैंस हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी, क्योंकि शाहरुख खान रेफर टू एज, सबको किंग खान बोलते हैं उन्हें, ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हैज टॉप्ड यूके लिस्ट ऑफ टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे आलिया भट्ट और थर्ड पे प्रियंका चोपड़ा जोनस। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा अभी हमने बात करी, दे पॉइंटेड आउट दैट हैदराबाद टॉप इन द नेशन इन फूड एडल्ट्रेशन केसेस। सबसे ज्यादा फूड एडल्ट्रेशन केसेस 2022 में हैदराबाद में देखने को मिले हैं। तमिलनाडु 4th रैंक पे आता है इन अट्रैक्टिंग FDI इन द पीरियड बिटवीन अक्टूबर 2019 से सितंबर 2023। महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात, तो पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु की रैंक है 4th। उत्तर प्रदेश हैज emerged as the second largest economy of India after महाराष्ट्र in terms of GDP शेयर। तो GDP शेयर में उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑफ इंडिया आफ्टर महाराष्ट्र। तो ये कुछ है आपकी रिपोर्ट्स और रैंकिंग से जुड़ी हुई दिसंबर 2023 की इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।